हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हो बुक क्रिटिक रिव्यूज, जहां हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि समझी जाती है। नमस्ते। आज बात करते हैं मॉर्गन हाउसल की एक बहुत ही कमाल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। देखिए, ये कोई टिपिकल फिनेंस बुक नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इसमें खास क्या है। ये एक लाइन, सच कहूं तो हम सबकी कहानी कहती है ना। हम कमा तो लेते हैं, पर जब बात उससे संभालने की, उसे ग्रो करने की आती है, तो बस कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। और जानते हैं, इसी एक मुश्किल को ये किताब सुलझाती है। तो पैसे की असली प्रॉब्लम क्या है? असल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई कमा कितना रहा है। असली खेल तो इस बात का है कि कोई उसमें से बचा कितना पा रहा है और फिर उसे बढ़ा कैसे रहा है। सोच कर देखिए, एक इंसान है जो महीने का 1 लाख कमाता है, पर महीना खत्म होते होते सब खर्च कर देता है। दूसरी तरफ कोई 50,000 कमाकर 10,000 बचा लेता है। अब जरा सोचिए, लंबे टाइम में कौन अमीर बनेगा? बिल्कुल, यही है इस किताब का पहला और सबसे जरूरी सबक। तो फिर इस किताब का सेंट्रल आइडिया क्या है? वो ये है कि पैसे का खेल मैथ्स से ज्यादा माइंडसेट का है। जी हाँ, ये किसी की सोच पर डिपेंड करता है, एक्सेल शीट्स पर नहीं। अक्सर लोगों को लगता है कि पैसा मतलब कैलकुलेशन, फॉर्मूले, स्टॉक टिप्स। लेकिन ये किताब कहती है नहीं, पैसा मतलब किसी का व्यवहार, उसके इमोशंस और सबसे बढ़कर उसका सब्र, उसका पेशेंस। तो कहानी का मॉरल ये है कि पैसा तेज दिमाग से नहीं, बल्कि अनुशासन यानी डिसिप्लिन से बढ़ता है। दो लोग बिल्कुल बराबर कमा सकते हैं, पर अमीर वही बनता है जिसकी सोच और आदतें सही हों। अच्छा, तो अब बात करते हैं उन सिद्धांतों की, उन प्रिंसिपल्स की जो एक अमीर मानसिकता की नींव रखते हैं। ये इस किताब के वो पिलर्स हैं जिन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है। पहला पिलर, लक और रिस्क। हाउसल कहते हैं कि हर सक्सेस के पीछे थोड़ी किस्मत होती है और हर फेलियर के पीछे कोई ना कोई अनदेखा रिस्क। हम अक्सर करते क्या हैं? हम सिर्फ विनर्स को देखते हैं और जो हार गए उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। इसीलिए इसका सबक ये है कि हर सक्सेसफुल इंसान के फॉर्मूले को आंख बंद करके कॉपी मत कीजिए। उसके पीछे के हालात क्या थे, किस्मत का कितना रोल था, ये समझना भी जरूरी है। दूसरा पिलर है कंपाउंडिंग। मान लीजिए किसी के पास 100 रुपए हैं और उसे 10% का इंटरेस्ट मिलता है, तो पहले साल उसके पास 110 रुपए होंगे, पर अगले साल उसे 110 रुपए पर 10% मिलेगा, 100 पर नहीं। ये बहुत धीरे धीरे काम करती है, लेकिन जब इसका असर दिखता है ना, तो वो सच में किसी जादू से कम नहीं होता। वॉरेन बफेट सिर्फ इसलिए अमीर नहीं है कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने दशकों तक पेशेंस के साथ इन्वेस्ट किया। तो क्रूशल पॉइंट ये है, ज्यादा स्मार्ट होने से नहीं, ज्यादा सब्र रखने से पैसा बनता है। तीसरा पिलर, फ्रीडम यानी आजादी। किताब के हिसाब से असली दौलत महंगी कार जो कोई बड़ा सा घर नहीं है। असली दौलत है आजादी, वो स्टेट जब कोई अपनी जिंदगी के फैसले बिना पैसे के डर के ले सके। और ये स्लाइड इसे कितनी खूबसूरती से बताती है कि पैसे का असली मकसद सिर्फ चीजें खरीदना नहीं, बल्कि अपने लिए ऑप्शंस खरीदना है। पैसा कंट्रोल देता है, अपनी शर्तों पर जीने की ताकत देता है। चौथा पिलर, एक पेसिमिस्ट मतलब एक निराशावादी की तरह बचत करना। इसका मतलब ये है कि सेविंग सिर्फ फ्यूचर प्लान्स के लिए नहीं है, बल्कि ये जिंदगी की अनप्रिडिक्टेबिलिटी मतलब अनिश्चितताओं के लिए एक सेफ्टी नेट है। नौकरी जा सकती है, सेहत खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो सार यह है कि जो बुरे वक्त के लिए तैयारी रखता है, वही सबसे ज्यादा सुकून से जी पाता है। सेविंग्स असल में ताकत और मन की शांति देती है। और पांचवा और शायद सबसे जरूरी पिलर, ये जानना कि बस कब कहना है। थोड़ा और चाहिए वाली सोच ये सबसे खतरनाक जाल है। मतलब जब तक किसी को ये पता ही नहीं है कि उसके लिए इनफ मतलब बस इतना काफी है, कितना है, तब तक उसे वो सैटिस्फैक्शन, वो संतुष्टि मिल ही नहीं सकती। और सच तो ये है कि जो इस बस पर, इस इनफ पर रुकना नहीं जानता, वो पैसे के इस खेल में कभी कभी भी नहीं जीत सकता। चलिए अब इस किताब का एक ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं। देखते हैं कि इसमें क्या अच्छा है और कहाँ ये बस थोड़ी सी कमजोर लगती है।
तो जैसा कि इस स्लाइड में साफ है, इसके पॉजिटिव्स ये हैं कि इसकी स्टोरी टेलिंग स्टाइल बहुत सिंपल है, जिससे कोई भी इसे आसानी से समझ सकता है। जो लोग अपनी फाइनेंशियल जर्नी अभी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए तो ये परफेक्ट है। और सबसे बड़ी बात, ये असल जिंदगी में पैसे को लेकर सोच ही बदल देती है। वहीं अगर नेगेटिव्स की बात करें, तो इसमें इन्वेस्टमेंट के प्रैक्टिकल स्टेप्स थोड़े कम बताए गए हैं, और जो लोग पहले से ही एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं, उन्हें ये थोड़ी बेसिक लग सकती है। तो सच्चाई ये है कि ये किताब कोई इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी नहीं सिखाती। ये पूरे माइंडसेट को, पैसे को देखने के नजरिए को ही रीसेट कर देती है। तो आखिरी फैसला क्या है? मतलब किसे पढ़नी चाहिए ये किताब? ओवरऑल इस किताब को 5 में से 4.7 की शानदार रेटिंग मिली है, और सच कहूं तो ये रेटिंग बिल्कुल सही है। ये किताब उन लोगों के लिए मस्ट रीड है जो कमाते तो अच्छा हैं पर पैसा मैनेज नहीं कर पाते, या फिर जो दूसरों से तुलना करके और ओवर थिंकिंग करके परेशान रहते हैं। और हाँ, अगर कोई लॉन्ग टर्म वेल्थ के साथ साथ मन की शांति चाहता है तो ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। और अंत में बस यही कहना है कि याद रखिए, पैसा बैंक में हो सकता है, पर उसे कंट्रोल करने वाला हर फैसला दिमाग में होता है। अपनी सोच को बदलिए, आर्थिक जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी।